नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम भोपाल के एक ऐसे डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार शहर को मुझे लगता है कई सालों से था। भोपाल की नई मेट्रो। हमारे हाथ में नई दुनिया की एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि पर्दे के पीछे मतलब मेट्रो को चलाने की तैयारी अब अपने आखिरी दौर में है। और आज हमारी इस पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि मेट्रो कब शुरू होगी, नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे सफल बनाने के लिए क्या क्या रणनीति तैयार हो रही है। खासकर तब जब सामने इंदौर मेट्रो का ताज़ा ताज़ा तजुर्बा मौजूद है। और सबसे दिलचस्प बात जो इस रिपोर्ट से निकल के आ रही है वो ये है कि अधिकारी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो पहले दिन से ही इसे लोगों की आदत में शुमार करने की एक पूरी बिसात बिछा रहे हैं। चलिए इसी रणनीति की एक एक परत को खोलते हैं। ये अप्रोच अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अक्सर बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स में एक सोच होती है कि बना दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। हाँ, बिल्ड इट एंड दे विल कम वाली बात। बिल्कुल। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। एक शानदार सड़क या पुल बनाने से लोग अपनी कारें और बाइक छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूं ही नहीं आ जाते हैं। इंदौर का उदाहरण सामने रखकर भोपाल का सोचना ये दिखाता है कि प्लानिंग अब सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रही, इसमें अब कह सकते हैं कि बिहेवियरल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी दखल है। वो इस मुश्किल सवाल से जूझ रहे हैं कि लोगों को मेट्रो तक लाया कैसे जाए और फिर उन्हें रोका कैसे जाए। बिल्कुल। और इसी सवाल का पहला जवाब शायद उस चीज में छिपा है जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है किराया। न्यूनतम किराया मतलब जो बेस फेयर है उसे 20 रुपए से घटाकर सिर्फ 10 रुपए करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। 10 रुपए? हाँ, 10 रुपए। आज के जमाने में तो ये एक कप चाय से भी कम है। ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआती गिमिक है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? बदलने के लिए एक हल्का सा धक्का। दुनिया भर में अर्बन प्लानर्स अब ये समझ चुके हैं कि लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़ने के लिए मनाने में बड़े बड़े विज्ञापनों से ज्यादा असरदार एक छोटा, स्मार्ट और सस्ता पहला कदम होता है। मतलब पहली बार ट्राई करवाने के लिए। एग्जैक्टली। सोचिए 20 रुपए का टिकट शायद आपको एक बार सोचने पर मजबूर करे, जाऊं या न जाऊं। लेकिन 10 रुपए का टिकट उस सोच की दीवार को ही गिरा देता है। वो कहता है, अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है, या उस पहली झिझक को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। ठीक है, 10 रुपए का टिकट पहली राइड के लिए लोगों को खींच लाएगा, पर क्या ये एक टिकाऊ मॉडल है? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या एक मेट्रो सिस्टम इतने कम किराए पर चल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ महीनों बाद जब असलियत सामने आएगी तो किराया अचानक बढ़ाना पड़े और लोग ठगा हुआ महसूस करें? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और यहीं पर पूरी रणनीति की गहराई समझ में आती है। मेट्रो का जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो सिर्फ टिकट की बिक्री पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कम किराया ज्यादा लोगों को लाता है, यानी हाई फुटफॉल। जब स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती है तो वहां विज्ञापन देने वालों की दिलचस्पी बढ़ती है। दुकानें, कियोस्क। बिल्कुल, उनका किराया बढ़ता है, पार्किंग से आमदनी होती है। तो सोच ये है कि टिकट को एक एंट्री पॉइंट की तरह सस्ता रखो ताकि वॉल्यूम बढ़े और फिर उस वॉल्यूम से जुड़ी दूसरी चीजों से पैसा कमाओ। शुरुआत में ऑपरेटिंग लॉस होगा, ये तो तय है, लेकिन लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो लंबे समय में अपने आप में एक इकोनॉमिक हब बन जाए। ठीक है, तो किराया कम करके लोगों को दरवाजे तक तो ले आए हैं, लेकिन क्या ये रोज सफर करने वालों को रोकने के लिए काफी है? जैसे स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा लोग या महिलाएं जो शायद सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। मैंने देखा कि रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये रणनीति का दूसरा अहम हिस्सा है। सिर्फ बेस फेयर कम करना काफी नहीं होता। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास स्कीमें लाने पर विचार हो रहा है। ये सिर्फ छूट देना नहीं है, ये अपने एंकर यूजर ग्रुप्स को पहचानना और उन्हें टारगेट करना। मतलब वो लोग जो आपके पक्के ग्राहक बन सकते हैं। सही कहा। ये वो लोग हैं जो अगर एक बार मेट्रो के आदी हो गए तो वो आपके सबसे वफादार और नियमित यात्री बनेंगे। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है जो सीधे इंदौर से सीखी गई लगती है। वहां पे पहले 3 महीनों के लिए बेस फेयर पर 25% की छूट दी गई थी। हाँ, लगता है भोपाल में भी यही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, एक तरह का वेलकम ऑफर। बिल्कुल। इसे आप यूजर एक्विजिशन कॉस्ट की तरह देखिए। जैसे कोई नई ऐप आपको फ्री ट्रायल देती है। बिल्कुल वैसा ही है। शुरुआती छूट लोगों को सिस्टम को समझने, रूट को जानने और अपनी रोजमर्रा की यात्रा को उसके हिसाब से ढालने का समय और प्रोत्साहन देती है। आप देखिए, दिल्ली मेट्रो की सफलता में उसके स्टूडेंट पास और स्मार्ट कार्ड पर मिलने वाली छूट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने समझा कि अगर आप एक पीढ़ी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आदत डाल दें तो वो आदत ताउम्र बनी रहती है।
भोपाल उसी किताब से एक पन्ना उधार ले रहा है। ये तो हुई पैसे और ऑफर्स की बात, लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ सस्ता नहीं होता, उसे भरोसेमंद भी होना पड़ता है। सबसे जरूरी। और यहीं पर बात आती है टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी की। यहाँ रिपोर्ट में एक ऐसी बात है जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रस्ताव है कि मेट्रो सुबह 8 से रात 8 बजे तक चलेगी और हर 30 मिनट में एक ट्रेन आएगी। आधा घंटा। आज के जमाने में कौन आधा घंटा एक ट्रेन का इंतजार करेगा, खासकर जब विकल्प के तौर पर ऑटो या बाइक मौजूद हो? क्या ये शुरुआत में ही लोगों को दूर नहीं कर देगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे पुरानी पहेली है, द चिकन एंड एग प्रॉब्लम। मतलब ज्यादा यात्री होंगे तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो यात्री आएंगे ही क्यों? हाँ, सही बात है। भोपाल के योजनाकार इसी दुविधा से जूझ रहे हैं और इसका जवाब भी वो इंदौर के अनुभव से ही निकाल रहे हैं। इंदौर में ऐसा क्या हुआ था? रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में शुरुआत में मेट्रो रात 9 बजे तक चलाई गई थी, लेकिन रात के समय उम्मीद से बहुत कम यात्री मिले। अच्छा। नतीजा, उन्हें सर्विस का समय 1 घंटा घटाना पड़ा। अब जब आप कोई नई सर्विस लॉन्च करके उसे वापस खींचते हैं तो एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है। इससे सिस्टम की अविश्वसनीयता की धारणा बनती है कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, भोपाल उसी गलती से बचना चाहता है। वे एक सतर्क शुरुआत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले कम फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे, यात्रियों के पैटर्न को समझेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और फिर धीरे धीरे सर्विस को बढ़ाएंगे। ये ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर से बेहतर है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर किया जाए। तो ये जो 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ पहले चरण के लिए है, मतलब वो हिस्सा जो सबसे पहले चालू हो रहा है, जिसे रिपोर्ट में प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा गया है, सुभाष नगर से एम्स तक का रूट। बिल्कुल, ये एक चरणबद्ध योजना है। जब पूरी ऑरेंज लाइन यानी एम्स से करोड़ तक का 16.74 किलोमीटर का पूरा रूट चालू हो जाएगा, तब फ्रीक्वेंसी को 30 मिनट से घटाकर 10 मिनट करने की योजना है। अच्छा, 10 मिनट? वो सुनने में बेहतर लगता है। हाँ, और शुरुआती प्लान के मुताबिक सुभाष नगर से एम्स और वापसी में दिन भर में 25-25 फेरे लगेंगे। ये एक बहुत नपा-तुला और डेटा पर आधारित फैसला लगता है। वे खाली ट्रेनें दौड़ाकर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही वे भविष्य में सर्विस बेहतर करने का एक साफ रोड मैप भी दे रहे हैं। ये वाकई एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो इतनी सारी प्लानिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, हम और आप जैसे लोग असल में इस पर सफर कब कर पाएंगे? रिपोर्ट में कुछ तारीखों का जिक्र है। कहा गया है कि 10 दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य है, ताकि अगर सरकार 13 दिसंबर को लोकार्पण करना चाहे तो कोई अड़चन ना आए। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है जो ऐसे सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है। जमीनी स्तर पर तैयारी पूरी हो सकती है, सेफ्टी क्लियरेंस मिल सकता है, ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार हो सकती हैं, पर अंतिम हरी झंडी मुख्यमंत्री कार्यालय से आनी है। एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन सिर्फ एक ऑपरेशनल इवेंट नहीं होता, ये एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक इवेंट भी होता है। सही बात है। इसके लिए सही समय, सही मौका और कई विभागों के बीच तालमेल की जरूरत होती है। इसलिए भले ही तैयारी पूरी हो, अंतिम तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, 10 रुपए का मनोवैज्ञानिक किराया, छात्रों महिलाओं के लिए खास स्कीमें, इंदौर से सीखा हुआ 25% का वेलकम डिस्काउंट और एक सतर्क लेकिन विस्तार के वादे वाला शेड्यूल, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ भोपाल में एक मेट्रो लाइन बिछाने की कहानी नहीं है। ये एक शहर के चलने फिरने के तरीके को बदलने के लिए एक सोची समझी सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयास लग रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सामाजिक इंजीनियरिंग। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। ये सारी योजनाएं, ये सारी रणनीतियां एक बड़े दाव की तरह है। भोपाल इस बात पर दाव लगा रहा है कि सुविधा, किफायत और विश्वसनीयता का एक सही मिश्रण भारत के लोगों के द्विपहिया और कारों के साथ गहरे लगाव को तोड़ सकता है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये शुरुआती छूट खत्म हो जाएगी, जब किराया थोड़ा व्यवहारिक स्तर पर लाया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या तब तक मेट्रो लोगों की आदत बन चुकी होगी? क्या लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी स्टेशन से घर तक पहुंचने की सुविधा इतनी बेहतर हो पाएगी कि लोग अपनी गाड़ी की चाबी उठाने से पहले मेट्रो के बारे में सोचें?
यही वो सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भोपाल मेट्रो का बल्कि भारत के हर नए शहर में बन रही मेट्रो का भविष्य तय करेगा।